हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स के बारे में। इससे पहले जो क्लास अपलोड हुई है उसमें आपने मेमोरी मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन देखा होगा। लॉजिकल एड्रेस वर्सेस फिजिकल एड्रेस हमने वहाँ पे डिस्कस किया है। स्टैटिक लिंकिंग, डायनामिक लिंकिंग, स्टैटिक लोडिंग, डायनामिक लोडिंग के बारे में भी हमने वहाँ पे देखा। और मैपिंग कैसे होती है, एमएमयू कैसे काम करता है, बेस रजिस्टर, लिमिट रजिस्टर, ये सब क्या होते हैं हमने उस क्लास में देखा। आज की क्लास में बात करते हैं टेक्निक्स के बारे में। देखिए, 2 टाइप्स की हमारे पास टेक्निक्स होती हैं। फर्स्ट है कॉन्टिजियस मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम एंड सेकंड है नॉन कॉन्टिजियस मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम। कॉन्टिजियस मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम फिर से यहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। और कॉन्टिजियस मेमोरी का मतलब क्या होता है कि जो मेमोरी ब्लॉक्स है आर नेक्स्ट टू नेक्स्ट होते हैं। मीन्स कि यहाँ पे जो मेमोरी अलॉट की जाती है किसी भी एक प्रोसेस को हमने जो भी मेमोरी एलोकेट की वो प्रोसेस पूरी एक साथ स्टोर होगी। उसके जितने भी पोर्शन है वो सारे एक साथ स्टोर होंगे, मतलब 1 बाय 1 स्टोर होंगे, नेक्स्ट टू नेक्स्ट स्टोर होंगे। इन द अदर हैंड जो नॉन कॉन्टिजियस स्कीम है, नॉन कॉन्टिजियस के अंदर जो प्रोसेस हम स्टोर करना चाहते हैं उसका कुछ पोर्शन कहीं पर और कुछ पोर्शन किसी और जगह पे स्टोर हो सकता है। कॉन्टिजियस के भी 2 पार्ट्स थे, सिंगल कॉन्टिजियस और मल्टीपल पार्टीशनिंग। सिंगल कॉन्टिजियस और मल्टीपल पार्टीशनिंग। फिर मल्टीपल पार्टीशनिंग को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, फिक्स्ड पार्टीशनिंग एंड डायनामिक पार्टीशनिंग। नॉन कॉन्टिजियस में पेजिंग एंड सेगमेंटेशन है। कॉन्टिजियस मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम को आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। अब देखिए, जो कॉन्टिजियस मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम है, कॉन्टिजियस का मतलब होता है समीप, निकट। तो ईच प्रोग्राम ऑक्यूपाइज ए सिंगल कॉन्टिजियस ब्लॉक ऑफ स्टोरेज लोकेशंस। मतलब कि जो हमारा प्रोग्राम है उसको पूरा एक ब्लॉक दे दिया जाएगा कि जाओ तुम वहाँ पे जाके स्टोर हो जाओ, पूरा वहीं पे रहना, कहीं और इधर उधर मत भटकना, है ना। तो वो क्या हो गया, उसको पूरा एक सिंगल ब्लॉक दे दिया जाता है। इस सेट ऑफ मेमोरी लोकेशंस विद कॉन्जिक्यूटिव एड्रेस। कॉन्जिक्यूटिव मतलब कि जो एड्रेसेस है वो सारे एक के बाद एक उसको वहाँ पे मिलेंगे। अब यहाँ पे देखिए, जो सिंगल कॉन्टिजियस मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम है, सिंगल कॉन्टिजियस 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थी ना, सिंगल और मल्टीपल। तो अभी सिंगल की बात कर लेते हैं। तो जो सिंगल कॉन्टिजियस मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम है, सबसे ही सिंपलेस्ट मैनेजमेंट स्कीम थी ये सिंगल कॉन्टिजियस। ये कॉन्टिजियस है, कई बार लिखने में मेरे से थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। तो ये क्या है, सिंगल कॉन्टिजियस, सबसे ही सिंपलेस्ट, इजी टू डिज़ाइन, इम्प्लीमेंट करने में, मतलब हर चीज़ में ये क्या है, सबसे ही सिंपल मैनेजमेंट स्कीम थी। लेकिन थी मतलब क्या हुआ कि ये पहले यूज़ होती थी। कब होती थी, पहले के जो जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर थे, पहले जो कंप्यूटर्स आते थे तब ये यूज़ होती थी। आज के डेट में ये यूज़ नहीं होती है। थर्ड पॉइंट देखिए, इसके अंदर जो हमारी मेन मेमोरी है ना, सिंगल कॉन्टिजियस के अंदर जो मेन मेमोरी है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, 2 पार्ट्स में। पहला पार्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को दे दिया जाता है परमानेंटली, पहला पार्ट परमानेंटली ऑपरेटिंग सिस्टम को दे दिया जाता है। और जो रिमेनिंग पोर्शन रह गया वो यूज़र प्रोग्राम्स को दे दिया जाता है, मतलब वहाँ पे हमारी जो प्रोसेस है वो स्टोर होंगी। दूसरी बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो लोअर मेमोरी में स्टोर होता है। जनरली ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ स्टोर होता है, इसमें लोअर मेमोरी में स्टोर होता है। ठीक है। अब एडवांटेजेस की अगर बात की जाए, सिंगल कॉन्टिजियस मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम की हम बात कर रहे हैं, तो इसके एडवांटेजेस देखिए, सिंपल है सबसे इम्प्लीमेंट करने में, मैनेज करने में, डिज़ाइन करने में। एक बार कोई प्रोसेस को लोड कर दिया तो उसको पूरा प्रोसेसर का टाइम, पूरी मेमोरी, सब कुछ उसी को ही दे दिया जाता है। कोई भी दूसरी प्रोसेस उसको जाके इंटरप्ट नहीं करेगी। जैसे कि प्रोसेस P1 है, यही सब कुछ यूज़ करेगी, मतलब इसने सब कुछ अपना समझ लिया। अब डिसएडवांटेज देखिए, अब कोई भी प्रोसेस, सारी प्रोसेस, जो कोई भी प्रोसेस मान लो वो पूरा स्पेस तो यूज़ करेगी नहीं। ऐसा तो है नहीं कि ऐसी कोई भी प्रोसेस नहीं है जो पूरी तरह से स्पेस यूज़ कर ले, तो वहाँ पे मेमोरी स्पेस वेस्टेज है। दूसरा, जब भी कोई एक प्रोसेस को आप मेन मेमोरी में लोड करेंगे उस टाइम तक CPU के पास कोई काम नहीं है। CPU क्या है, फ्री है, आइडल है। थर्ड पॉइंट यहाँ पे देखिए,
अगर कोई प्रोसेस आई और उसको उतना स्पेस नहीं मिला जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है तो वो उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। जैसे कि मानिए कि ये मेरी मेन मेमोरी है, इसको मैं 40 KB मान लेती हूँ, कम साइज़ है लेकिन हम तो मान रहे हैं ना, तो 40 KB मान लेते हैं इसको। और एक प्रोसेस आई, उसको 41 KB के साइज़ की रिक्वायरमेंट थी। प्रोसेस को कितनी रिक्वायरमेंट है? 41 KB को। वैसे तो 1 KB ही है, क्या ज़्यादा है, लेकिन फिर भी ये इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट यहाँ पे नहीं करेगा। फोर्थ पॉइंट और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिए, इट डज नॉट सपोर्ट मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग मतलब कि एक साथ बहुत सारे प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो, ऐसा इसमें नहीं होता। अब सेकंड पार्ट देखिए इसका, मल्टीपल पार्टीशनिंग। अब मल्टीपल पार्टीशनिंग में क्या था कि जो सिंगल पार्टीशनिंग में जितने भी ड्रॉबैक्स आए वो यहाँ पे रिमूव किए गए। अब उनको रिमूव कैसे कर सकते हैं भाई? सबसे अच्छा ऑप्शन ये है कि आप मेन मेमोरी को पार्ट्स में डिवाइड कर दो। अगर मेन मेमोरी को ही हमने मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो मतलब कि एक साथ मल्टीपल प्रोसेसेस भी एग्जीक्यूट हो सकती है। तो इससे क्या बेनिफिट हुआ? मल्टी प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करेगा ये तो हमारे, और मल्टी प्रोग्रामिंग को अगर सपोर्ट करेगा तो जो CPU है वो भी आइडल नहीं रहेगा। तो इस तरह से क्या हो सकता है कि हम मल्टीपल पार्टीशनिंग को हम यूज़ करते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई? मल्टीपल पार्टीशनिंग जिसमें हम मेन मेमोरी को मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। अब ये पार्ट्स कैसे होंगे? 2 टाइप्स में देखिए। फर्स्ट पार्ट था फिक्स्ड पार्टीशनिंग, इसको हम स्टैटिक पार्टीशनिंग भी बोल देते हैं। इसके अंदर जो हमारी मेन मेमोरी होती है उसको हम जो भी ब्लॉक्स में डिवाइड कर रहे हैं ना, वो सभी ब्लॉक्स अब फिक्स्ड पार्ट में डिवाइड कर दिया और हर एक पार्टीशन क्या करेगा? एक सिंगल प्रोसेस को अपने पास रखेगा। जैसे ये मेरी मेन मेमोरी है, इनको मैंने फिक्स्ड पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। देखिए फिक्स्ड पार्ट है, सेम नहीं है, फिक्स्ड पार्ट है और हर एक पार्ट क्या करेगा? एक सिंगल प्रोसेस को रखेगा। इससे हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? इससे हम डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? जितने पार्टीशंस होंगे उतनी ही तो प्रोसेस होंगी, तो इससे क्या फाइंड आउट हो जाएगा? हमारा डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। और ये जो पार्टीशंस होते हैं ना, ये सिस्टम जब जनरेट हो रहा है, सिस्टम जब बन रहा है उसी टाइम पे बना दिए जाते हैं और फिर ये क्या रहते हैं? फिक्स्ड रहते हैं। उसके बाद ये क्या रहेंगे? फिक्स्ड रहेंगे। अब देखिए इस एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, यहाँ पे जो मेरी मेमोरी है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक पार्ट क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए रिजर्व हो गया, और जो बाकी के 3 पार्ट्स है उसमें क्या होंगी? हमारे यूजर की प्रोसेस होंगी। अब यहाँ पे जो पार्टीशंस तो हमने डिफाइन कर दिए, अब इन पार्टीशंस का भी रिकॉर्ड भी रखना पड़ेगा ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को इन पार्टीशंस का रिकॉर्ड रखने के लिए कौन हेल्प करेगा? वो हेल्प करेगा पार्टीशन टेबल। जो पार्टीशन टेबल है वो क्या है? पार्टीशन टेबल एक डेटा स्ट्रक्चर है। पार्टीशन टेबल एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसकी हेल्प से ऑपरेटिंग सिस्टम इन पार्टीशंस के स्टेटस के बारे में इंफॉर्मेशन रख पाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि हमने क्या किया? फिक्स्ड साइज में उनका पार्टीशन कर दिया। सिस्टम जनरेट के टाइम पे ही पार्टीशन किए जाते हैं और ये पार्टीशन फिक्स्ड होते हैं। इन पार्टीशंस का हमें स्टेटस रखना है ऑपरेटिंग सिस्टम को, तो वो किसकी हेल्प लेगा? पार्टीशन टेबल। और पार्टीशन टेबल क्या है? एक डेटा स्ट्रक्चर है। इतने में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको PDF की रिक्वायरमेंट है तो आप टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो कर सकते हैं एंड वहाँ पे मेंशन करिए आपको कौन से की रिक्वायरमेंट है। तो चलिए, अभी हमने देखा, क्या देखा हमने? फिक्स्ड पार्टीशनिंग देख लिया जिसको स्टैटिक पार्टीशनिंग भी बोलते हैं, एंड पार्टीशन टेबल जो कि एक डेटा स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे देखिए ये एक पार्टीशन टेबल है, इसमें भाई पार्टीशन का स्टार्टिंग एड्रेस क्या है, टोटल उस साइज का पार्टीशन का साइज कितना है, उसका स्टेटस वो एलोकेटेड है या फ्री है, ये सारी इन्फॉर्मेशन कौन रख रहा है? ये सारी इन्फॉर्मेशन पार्टीशन टेबल रख रही है अपने पास, और ऑपरेटिंग सिस्टम इस टेबल का यूज़ करेगा। अब
अब देखिए जो स्मॉलेस्ट पार्टीशन, अब ये पार्टीशन कैसे अलॉट होगा, इसके अंदर जो स्मॉलेस्ट पार्टीशन लेकिन लार्ज इनफ टू इट, वो प्रोसेस को एलोकेट किया जाता है। अब ये एलोकेट करने के लिए हमारे पास ना कुछ पार्टीशंस एल्गोरिदम होती है। इन पार्टीशन एल्गोरिदम्स की हेल्प से ही हम किसी प्रोसेस को कोई पार्टीशन एलोकेट करते हैं। 4 टाइप की होती है, यहाँ पे मैंने 3 ही मेंशन करी है। उसके अलावा एक ये देखिए कि जो ये फिक्स्ड पार्टीशनिंग होती है उसके अंदर फ्रैगमेंटेशन की प्रॉब्लम भी आती है। फ्रैगमेंटेशन का हम अलग से चैप्टर देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए जो 3 टाइप मैंने यहाँ मेंशन की है, फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट और वर्स्ट फिट। इसके अलावा एक और है नेक्स्ट फिट, यहाँ पे आप अपना ऐड कर लीजिएगा नेक्स्ट फिट। ये 4 जो है यहाँ पे एलोकेशंस एल्गोरिदम होती है। अब बात करते हैं वेरिएबल पार्टीशन स्कीम। इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। जो वेरिएबल पार्टीशन स्कीम है, जो वेरिएबल पार्टीशन है ना स्कीम, इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारे पास मेमोरी के ब्लॉक्स है, एक तो उन मेमोरी ब्लॉक्स को यहाँ पे होल्स का नाम दे दिया गया है। दूसरी बात, ये जो मेमोरी ब्लॉक्स है ये डिफरेंट साइज के होंगे। क्या होंगे? डिफरेंट साइज के होंगे और ये पूरी मेमोरी में कहीं पे भी हो सकते हैं। तो a block of available memory is designated as a whole. At any time, a set of holes exist which consist of holes of various sizes scattered throughout memory. मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास मेमोरी ब्लॉक्स अवेलेबल है जिनको होल का नाम दे दिया गया है, और ए सेट ऑफ होल्स मतलब कि जितने भी होल्स हैं उन सबको मिला के क्या बन गया? एक सेट बन गया। और ये होल्स जो है डिफरेंट साइजेस के हो सकते हैं, जो कि पूरी मेमोरी में कहीं पे भी आपको मिल सकते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि जो वेरिएबल पार्टीशन स्कीम क्या होती है। अब आगे देखिए कि जब भी कोई प्रोसेस आएगी उसको मेमोरी की रिक्वायरमेंट होगी, तो इन्हीं सेट ऑफ होल्स में से उसको एक होल जो उसके लिए लार्ज इनफ है उसको एलोकेट कर दिया जाएगा। अगर वो होल उसके लिए कुछ ज़्यादा ही लार्ज हो तो वो क्या करेगा? जितना उसने यूज़ करना है वो कर लेगा और बाकी का जो अनयूज्ड पार्ट है वो वापस से इन सेट ऑफ होल्स में ऐड हो जाएगा। इस तरह से क्या हुआ, हमारी वेरिएबल पार्टीशन स्कीम काम करती है। और एक और बात, अगर वे होल्स एक साथ है, मतलब कि एक के बाद एक ऐसे है, तो वो क्या हो जाएंगे? मर्ज होके एक सिंगल होल जो है वो बन जाएंगे। उसकी जो मेमोरी यूनिट्स है, मेमोरी जो साइज है उनका, वो भी कंबाइन होके एक ही बन जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एलोकेशन एल्गोरिदम्स के बारे में। तो देखिए 4 एलोकेशन एल्गोरिदम होती है। एक होती है फर्स्ट फिट, नेक्स्ट फिट, बेस्ट फिट और एक होती है वर्स्ट फिट। फर्स्ट फिट के बारे में अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो पहला होल मिले और उसके लिए वो बिग हो, अगर वो उसके लिए इनफ है तो वो पहला होल उसको एलोकेट हो जाएगा। ठीक है, अब इस मेमोरी में आप देख सकते हो ऑपरेटिंग सिस्टम है, 20 KB है फ्री स्पेस यहाँ पे, फिर यूज़ हो चुका है, फिर 15 KB फ्री है, उसके बाद यूज़ हो चुका है, फिर 40 KB है, फिर यूज़ हो चुका है, फिर 60 KB है। प्रोसेस AI उसको 25 KB चाहिए, 20 KB स्मॉल है, 15 KB भी स्मॉल है, तो कौन सा एलोकेट हो गया उसको? 40 KB। अब 40 KB को वो पूरा यूज़ नहीं करेगा, उसके लिए ज़्यादा है, तो क्या करेगा? जितना रिमेनिंग हो गया 40 - 25 कितना बचा? 15। वो 15 वापस से सेट ऑफ होल्स में ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट फिट में क्या होता है कि लास्ट जो एलोकेट हुआ था ना होल, लास्ट जो होल एलोकेट हुआ था उससे नेक्स्ट क्या होगा? अगर वो उसके लिए बिग इनफ है तो नेक्स्ट होल उसको एलोकेट हो जाएगा। वो क्या होता है? नेक्स्ट फिट। नेक्स्ट फिट में क्या होता है? प्रीवियसली जो होल एलोकेट हुआ है उससे नेक्स्ट को चेक करेगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब आप देखिए बेस्ट फिट। बेस्ट फिट में क्या होता है कि स्मॉलेस्ट होल असाइन किया जाएगा, लेकिन वो उसके लिए लार्ज इनफ होना चाहिए। देखिए कम साइज का तो देंगे नहीं, या तो इक्वल होगा या फिर लार्ज होगा। फर्स्ट में क्या था? वो जो सबसे पहला मिल जाए, नेक्स्ट में उससे अगला, और बेस्ट फिट में सबसे स्मॉलेस्ट होल। अब यहाँ पे देखिए 40 KB है
और अगला क्या है 29 KB, स्मॉलेस्ट कौन सा है 29, तो हम 29 को एलोकेट कर देंगे। जो रिमेनिंग स्पेस बच जाएगा वो वापस से सेट ऑफ होल्स में ऐड हो जाएगा। इस जो एल्गोरिदम में मेमोरी यूटिलाइजेशन सबसे ज़्यादा होता है। अब बात कर लेते हैं वर्स्ट फिट की। वर्स्ट फिट यहाँ पे देखिए ये क्या करेगा, सबसे लार्जेस्ट होल एलोकेट कर दो, सबसे लार्जेस्ट जो उसको मिले वो उसको एलोकेट कर दो। तो इस पूरी मेमोरी में देखिए सबसे लार्जेस्ट कौन सा है 40 KB, तो ये उसको एलोकेट हो जाएगा। इनएफिशिएंट मेमोरी यूटिलाइजेशन, यहाँ पे मेमोरी का वेस्टेज बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। ये थी आज की हमारी क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे नॉन कॉन्टिग्युअस मेमोरी एलोकेशन, फ्रेगमेंटेशन।